सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आइए आज की इस वीडियो में हम एक और नए गैस पेपर मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और जो भी आपका फीडबैक है वो हमें ज़रूर बताइएगा। आइए हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो अपना पेज होता है इसके अंदर हमें हमारा रोल नंबर लिखना होता है। तो जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है, तो एकदम सही से आपको अपना रोल नंबर जो है यहाँ पर भर देना है। रोल नंबर भर देने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि राकेश कुमार, मान लीजिए आपका नाम है राकेश कुमार, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है और आपके जो हस्ताक्षर है, जो साइन है, वो यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसके बाद इसी पेज के ऊपर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो आप अगर पहले पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, बाकी ऐसे सेम इंस्ट्रक्शंस जो है आपको वहां पर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मानसिक योग्यता के कुल 40 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, गणित के कुल 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, भाषा के कुल 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, कुल मिलाकर के 80 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। आइए हम सबसे पहले खंड मतलब कि सेक्शन मानसिक योग्यता के बारे में बात करते हैं, जिसका सबसे पहला भाग जो है, सबसे पहला जो पार्ट है वो यहां पर हमारे सामने है, जिसके अंदर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हमें दिए गए हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, असंगत को छांटना है, मतलब कि जो 4 आकृति आपको दी गई है इनमें से डिफरेंट कौन सी है ये अपने को बतानी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, अगर मैं इस प्रकार से घूमता हूं, इस प्रकार से, है ना, अगर मैं इस प्रकार से घूमता हूं तो गुणा का चिन्ह जो है सर्किल के जस्ट बाद में है। यहां पर भी अगर मैं इस प्रकार से घूमता हूं तो गुणा का चिन्ह सर्किल के जस्ट बाद में है। यहां पर भी यदि मैं घूमता हूं तो गुणा का चिन्ह सर्किल के बाद में है। लेकिन यदि मैं यहां पर देखूं तो गुणा का चिन्ह स्क्वायर मतलब कि वर्ग के बाद में आ रहा है, इस कारण से डी मेरा क्या हो गया, सही उत्तर हो जाता है। आइए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है, यहां पर देखिए बहुत ही सिंपल एक कंसेप्ट है। ये जो आकृति है, जो फिगर है, इसके पास साइड्स है, क्या है, भुजाएं हैं, इसके पास भी भुजाएं हैं, इसके पास भी भुजाएं हैं, लेकिन ये क्या है बेटा, हाफ सर्किल है। हाफ सर्किल का मतलब क्या होता है, आधा वर्त, है ना, इस कारण से डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये वाला प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो लाइनें हैं, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन से, मतलब कि समांतर है, दोनों लाइनें सीधी जा रही है। ये दोनों लाइनें भी एकदम स्ट्रेट है। अगर इन दोनों की बात करूं तो ये लाइनें भी एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। लेकिन यहां पर यदि मैं इसकी बात करूं, ये लाइन इस प्रकार से जा रही है, ये लाइन इस प्रकार से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को काट रही है, जो कि समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। इस कारण से सी मेरा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न क्या कहता है, आर यू एन यू एन आर एन के यू आर एन यू। अब यहां पर क्या है, आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, लेकिन आर यहां पर नहीं है, आर यहां पर है, इस कारण से सी मेरा सही उत्तर हो गया। हम बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक क्या कहता है, समान आकृति मतलब कि सिमिलर फिगर, एक जैसी आकृति कौन सी है ये अपने को बताना है। जैसे कि ये आकृति आपको कहां पर दिख रही है, ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन आप एक बार थोड़ी सी देख लेना, लंबी है, यहां पर लंबी नहीं है, यहां पर तो पूरी की पूरी जोड़ दी और यहां पर भी शेड नहीं बैठ रहा है, इस कारण से ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए हम बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। देखिए चारों डॉट जो हैं वो ब्लैक हो रखे हैं, काले कलर के 4 गोले हैं, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, 7वां प्रश्न, पहले इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, है ना, तो ठीक है वो तो हर जगह है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास।
अब यहां पर देखिए ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है, इसके बीच में गैप है, लेकिन यहां पर दोनों लाइनें बराबर है, इस कारण से नहीं होगा। तो फाइनली बी मेरा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 के बारे में। क्या कहता है अपना ये वाला प्रश्न? देखिए एक चीज ऊपर बनी है, एक साइड में, एक नीचे और एक इस साइड में, चार जो है साइडों में पूरा बना हुआ है। तो डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर ऊपर नीचे है, ये देखिए मतलब सेट नहीं बैठ रहा है। तो फाइनली डी हमारा सही उत्तर है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे भाग के बारे में। नेक्स्ट भाग हमें क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 12 तक हमें क्या कहता है, देखते हैं इसको। यहां पर हमें आकृति पूरक के रिगार्डिंग पूछा गया है, मतलब कि पैटर्न कंप्लीशन के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, लाइन को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर इस लाइन को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और दो सर्किल हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। यह प्रश्न हमें क्या कहता है? ये चारों सर्किल बन गए, है ना। तो इस प्रकार की आकृति हमारी ऑप्शन नंबर, अब देखिए या तो सी होगा या डी होगा, दोनों लगभग मैच कर रहे हैं, है ना, दोनों लगभग मैच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कौन सा उत्तर चूज करना है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सेट बैठा, क्योंकि देखिए लाइनें कितनी बड़ी बना दी है, बीच में गैप बहुत छोटा रखा है, लेकिन हमें देखिए बीच में गैप चाहिए थोड़ा ज्यादा, जो कि हमें यहां पर मिल रहा है। इस कारण से डी मेरा क्या होगा, सही उत्तर होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। 11वें प्रश्न के बारे में क्या कहता है ये वाला प्रश्न? देखिए जो चीज इस साइड बनी हुई है ना इसके अंदर, उसी की उल्टी चीज हमारे को यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी की उल्टी चीज हमें यहां पर देखने को मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही से मैच करेगा। हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। 12वें प्रश्न के बारे में क्या कहता है ये, है ना। कुछ इस प्रकार की आकृति हमारी बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा मैच कर रहा है यहां पर? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे भाग के बारे में। प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 16 तक, ठीक है। यहां पर हमें सीरीज कंप्लीशन के बारे में पूछा गया है, श्रृंखला पूर्ति के बारे में पूछा गया है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले इस साइड था, इसका मुंह खुला था, फिर और घुमा नीचे आया, फिर इस साइड घुमा, अब ऊपर की साइड रहेगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यह प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है वैसे ये, देखिएगा। अभी ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, ये 1 2 तीसरे नंबर के ऊपर पहुंच चुका है। फिर से 1 2 3 चौथे नंबर के ऊपर ये पहुंच चुका है। तो पहले तीसरे पे था, अब चौथे पे था, तो अब बेटा 5वें पे जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यानी कि वर्ग हमारा यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो डी ऑटोमेटिक हमारा सही हो गया। यदि आप इसकी भी पोजीशन चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। पहले यहां पर था, तो फिर 1 2 तीसरे नंबर पे पहुंचा था, फिर चौथे नंबर पे आगे पहुंचा, तो अब ये 5वें पे जाएगा। तो बेटा यहीं पर आपको पोजीशन मिलेगी, आप चेक कर सकते हो। बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां हमारा प्रश्न क्या कहता है? ये जो सर्किल है, मतलब कि जो गोला है, ये पहले यहां है, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब बेटा कहां? यहां आएगा। तो यहां पर भी, यहां पर नहीं है। तो एक तो ऑप्शन अपना गलत हुआ। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो अब बेटा यहां आएगा। तो बेटा ये यहां पर बैठा है, तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमें क्या कहता है? एक्स, पहले देखिए एक्स दिया, फिर वाई, फिर जेड। तो बेटा एक्स वाई जेड जब खत्म हो जाते हैं, तो अब जेड के बाद तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ए से, ठीक है। तो बेटा ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है बेटा, ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे, 5वें भाग के बारे में। प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक, जहां पर हमें संबंध वाले प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब कि रिलेशनशिप वाले जो हैं ये वाले प्रश्न हमें
पूछे गए हैं। यहां पर हमें क्या करना है कि इन दोनों के मध्य में जो संबंध है वही संबंध इनके मध्य में होगा, इनके बीच में होगा। यहां पर क्या हुआ, ये उल्टा घूम गया तो ये भी उल्टा घूम जाएगा, तो इस प्रकार से उल्टा घूमना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, ये इस साइड घुमा हुआ, जब ये उल्टा घूमेगा, देखिए इसको इस प्रकार से घुमा दिया गया है तो इसको भी हम लोग घुमा देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमारी आकृति बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारा मैच कर रहा है। अब कुछ बच्चे यहां पर सी बताएंगे, सी तो नहीं होगा, वैसे यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, बाहर वाले दोनों सर्किल मतलब कि यहां से जा चुके हैं, बस ये एक बच गया है, तो यहां से भी बाहर वाले हटा दो, सिर्फ एक छोटा सा सर्किल बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा मैच कर रहा है। हम बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिए पहले और दूसरे में क्या है, ऊपर वाला भाग इसका निकाल दिया, यहां से भी ऊपर वाला भाग इसका निकाल दो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही मैच करेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने छठे भाग के बारे में, भाग संख्या 6, प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 24। अब ये क्या कहता है, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस प्रकार से आकृति को बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से सेट हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर, अब देखिएगा यहां पर क्या कंफ्यूजन है, डी अपना नहीं होगा, कारण लाइन देखो बहुत छोटी है, लेकिन मुझे लाइन बहुत ज्यादा बड़ी चाहिए, इस कारण से ये गलत हो गया। सी हमारा गलत हुआ, कारण ये लाइन मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए, लेकिन यहां पर लाइन छोटी है, गलत हो गया। ये तो बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा, तो फाइनली ए मेरा बच जाता है, तो ए मेरा सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है, एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से हमारी आकृति डायग्राम बनेगा। मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। अगर इस ऑप्शन को देखा जाए, ऑप्शन नंबर, देखो ये तो है ना बहुत ज्यादा झुक रहा है, इस प्रकार से झुक रहा है, इस कारण से गलत हो गया। ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा, यहां पर फिट बैठ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये वाला प्रश्न, इस प्रकार से ये मैच होगा, जो कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए बिल्कुल उठा करके यदि मैं यहां पर रख लूं तो सेम चीज मुझे जो है मिल रही है। ठीक है, तो सी मेरा उत्तर हो गया। बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, इस प्रकार से ये 24वां प्रश्न है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही अपना सही से बैठ रहा है। हम बात करते हैं 7वें भाग के बारे में। 7वां भाग मतलब कि 25 से लेकर के 28 तक का जो प्रश्न है उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब यहां पर क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजिंग, मिरर इमेजिंग है ना। अब ये क्या होगा, एक्स वाई एक दर्पण है, एक मिरर है, इसके सामने ये फिगर किस प्रकार से दिखेगा, ये आकृति किस प्रकार से दिखेगी, ये अपने को बताना है। तो ये घूम जाएगी, तो जब घूमेगी तो कुछ इस प्रकार से ये घूम जाएगी, है ना। तो ये चीज यहां है वो उल्टी जाएगी, इस साइड वाली इस प्रकार से हमारी आकृति बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हम बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। 26वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, जब ये घूम जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो ये ब्लैक वाला डॉट इस साइड आएगा। अब यहां पर तो ब्लैक डॉट है नहीं, यहां पर भी है नहीं, यहां पर भी इस साइड है नहीं, तो ए अपना ऑटोमेटिक सही उत्तर हो जाता है। हम बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, अब जब ये घूमेगा, ऐसे रोटेट होगा, तो घूमने के बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, सी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो इस साइड में है वो ऑपोजिट साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, जो कि अपने को सिर्फ इसी के अंदर मिल रहा है, तो सी हमारा उत्तर हो गया। बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। वी एक्स, ये जैसे कि अपने को यहां पर दिया गया है, तो जब ये उल्टा होगा, घूमेगा, तो एक्स वी अपना बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही अपना सही बैठ रहा है। बात करते हैं भाग संख्या 8 के बारे में, प्रश्न संख्या 29 से लेकर के 32 के बारे में।
अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, फोल्डिंग वाले प्रश्न पूछे गए हैं कि कोई भी कागज को मोड़ने के बाद, फिर से मोड़ने के बाद, काटने के बाद, फिर खोलने के बाद कैसी आकृति दिखेगी, कैसा फिगर बनेगा, वो अपने को बताना है। सबसे पहले इसको इस साइड फोल्ड किया गया, फिर ऊपर फोल्ड करके इस प्रकार से जो है किया गया। अब जब नीचे आएगा तो ये आकृति बनेगी, उस साइड जाएगा तो ये आकृति बनेगी। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले इस साइड फोल्ड कर लो, फिर नीचे फोल्ड कर लो, फिर इस प्रकार से काटा है तो जब ऊपर जाएगा ये वापस, ऊपर की साइड जब वापस खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जब वापस इस साइड जाएगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये आकृति हमारी बननी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। 31वां प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले इस साइड, फिर नीचे, फिर इस प्रकार से काटा है, जब ऊपर जाएंगे हम लोग, है ना, तो कुछ ये आकृति जो है हमारे पास बनेगी। जब वापस इस साइड जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आकृति हमारी बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि नीचे हमें कोई प्रकार के सेक्शन नहीं बनाने, ना नीचे ना ऊपर, जो कि इसके अंदर बने हुए हैं, इस कारण से गलत हो गया। तो डी हमारा सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। 32वां प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले ऊपर फोल्ड किया, फिर इस साइड फोल्ड किया, फिर इस प्रकार से काटने के बाद थोड़ा सा यहां आ जाएगा, थोड़ी लाइन यहां आ जाएगी, जब नीचे आएंगे तो भी ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो 4 सेक्शन बराबर भाग में बनेंगे। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 9वें भाग के बारे में बात करते हैं, भाग संख्या 9 के बारे में। 33 से लेकर के 36 तक के सारे प्रश्न हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है कि कुछ कागज के टुकड़े हमें दिए गए हैं, उनको मिलाने के बाद वो आकृति किस प्रकार से दिखेगी ये अपने को बताना होता है। 1 2 3 4, ठीक है, नाम दे दिया मैंने। अब सबसे पहली आकृति यदि मैं बात करूं, यहां पर कहीं पर है ही नहीं। यहां पर देखिए पहली आकृति यहां पर है, दूसरी इसके अंदर है नहीं। अब यहां पर देखो, पहली तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी सारे गलत हैं। बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। 34वां प्रश्न क्या कहता है, 1 2 3। तो 1 2 और 3, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। 35वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, 1 2 और 3। ठीक है, एक ये रहा, 2 ये रहा और तीसरा ये रहा। तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा। बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। 36वां प्रश्न क्या कहता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी आप चेक कर लो, कोई भी मैच नहीं करेगा। 10वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है ये वाला प्रश्न, 37 से लेकर के 40 मानसिक योग्यता का यहीं पर दी एंड होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। छिपी हुई आकृति, हिडन फिगर्स। हिडन फिगर्स, ये आकृति कहां पर छिपी हुई है बेटा, ये आकृति आप देख सकते हैं, यहां पर भी छिपी हुई है, यहां पर भी छिपी हुई है। तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 38वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आकृति, ये फिगर कहां पर हिडन है, कहां पर छिपा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, यदि मैं बात करूं यहां पर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये चीज जो है अपने को मैच कर रही है, बाकी कोई भी मैच नहीं करेगा। 39वें प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो 39वां आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आकृति कहां पर छिपी हुई है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये देख लो एक बार, यहां पर तो मैच नहीं करेगा। इसका तो बस एक ही है कि अगर यहां से देखा जाए तो ये मैच कर सकता है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। बाकी यहां पर अगर यहां हो तो ये वाली लाइन मुझे मिलेगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। यहां अगर देखूं तो थोड़ा सा यहां आके देखूंगा तो भी इतना मैच नहीं करेगा ये। अगर यहां पर भी आऊं तो भी ये भी मैच नहीं करेगा, और यहां पर तो बिल्कुल है ही नहीं। तो बेटा फाइनली लगभग डी ही हमारा सही उत्तर होगा। बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। 40वां प्रश्न क्या कहता है, ये चीज कहां पर छिपी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये चीज जो है छिपी हुई है और कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा, इस कारण से ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिक्स मतलब कि गणित को।
वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या कह रहा है ये? विमल 4.5 मीटर लंबाई और 3.5 मीटर चौड़ाई के 6 चित्र बनाना चाहता है। आवश्यक लोहे की चादर की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक आयताकार चित्र है, तो चादर कितनी लगेगी उसकी चारों तरफ की बाउंड्री के बराबर, उसकी सीमा के बराबर। यानी सबसे पहले हमें उसे एक फ्रेम का परिमाप निकालना होगा। उसके बाद उसको किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। तो चादर कितनी लगेगी? इस प्रकार की चादर लगेगी। तो आप सबसे पहले परिमाप निकालिए। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का फॉर्मूला होता है आयताकार का, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2। परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है? 4.5 प्लस चौड़ाई कितनी है? 3.5। तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, यानी कि 8, यानी कि 16। यानी कि एक चित्र के जो फ्रेम है लोहे की चादर के लिए वो कितने मीटर? 16 मीटर। ऐसे कितनी चाहिए? 6। तो 6 से गुणा कर लीजिए। 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 गुणा 6, 6 छंग 36 और 6 छंग 36 और 6 और 3 9, यानी कि 96 मीटर। 96 मीटर हमारी कुल चादर की कुल लंबाई होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आप एक का निकाल लीजिए, फिर उसको 6 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीस दिनों के महीने में पहला दिन रविवार है, तो 30वें दिन कौन सा दिन होगा? तो आपको ध्यान रखना होता है जो पहला दिन होगा वो ही 29वां दिन होगा। यानी कि अगर पहला दिन रविवार है तो आपको ये बात याद रखनी होगी। तो जो उसकी 29 तारीख होगी, 29 तारीख को भी क्या होगा? रविवार होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पहला दिन सोमवार है तो 29 तारीख को भी सोमवार होगा। 29 को रविवार है तो 30 को क्या होगा? आप कहेंगे 30 तारीख को होगा सोमवार। 30 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 30वां दिन कौन सा होगा? सोमवार। आप क्या करें? साथ साथ जोड़ते चले जाए। एक को अगर रविवार है तो 7 जोड़े 8 को भी रविवार होगा, 8 में 7 जोड़े 15 को भी रविवार होगा, 15 में 7 जोड़े 22 को भी रविवार होगा, और 22 में 7 जोड़े 29 को भी रविवार होगा। 29 को रविवार है तो 30 को क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, साथ साथ जोड़ते जाए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक दूध वाले के पास 38 लीटर 575 मिलीलीटर दूध है। उसने घर में 35 लीटर 830 मिलीलीटर दिया। उसके पास कितना दूध बचा? तो ठीक है, ये तो सिंपली हाँ घटा देना है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? आपको लिखना है यहाँ पर लीटर, और यहाँ पे लिखना है मिलीलीटर। लीटर कितना है? 38 लीटर है, 575 मिलीलीटर है, और घर में कितना दे दिया? 35 लीटर और 830 मिलीलीटर। घटाएंगे, 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और यहाँ से लो 15, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, और यहाँ पे बचा 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2 लीटर 745 मिलीलीटर। तो यानी कि 2.745 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 लीटर 745 मिलीलीटर, यानी कि 2.745 मिलीलीटर। आपको घटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन,
प्रत्येक 120 ग्राम वजन वाले 3 संतरों और 280 ग्राम वजन वाले 4 केलों का कुल वजन। तो एक संतरे का वजन कितना है 120 ग्राम, तो 3 संतरे का वजन कितना होगा, आप कहेंगे 3 गुणा 120, यानी कि 0 3 दूनी 6 और 3 एकम 360 ग्राम। 280 ग्राम वजन वाले 4 केलों का कुल वजन। तो एक केले का वजन कितना है 280 ग्राम, तो 4 किलो कितना होगा, आप कहेंगे 4 गुणा 280, तो कितना होगा 0, 8 चौक 32, असल लगा 3, 4 दूनी 8 9 10 11, यानी कि 1120 ग्राम। अब क्या करें, दोनों को जोड़ लें, आइए जोड़ते हैं 1120 और 360 को, 0 8 4 1480 ग्राम, 1480 ग्राम। और अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो कितना होगा, 1000 से भाग देंगे तो 1 किलोग्राम 480 ग्राम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम और 480 ग्राम, 1 किलोग्राम 480 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखो एक संतरे का मूल 120 ग्राम, तो 3 संतरे का मूल 3 से गुणा करो, 0 3 दूनी 6 3 एकम 3। एक का वजन केले का 280 ग्राम, तो 4 किलो का 4 से गुणा करो, 4 0 4 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, 1120 और 360 को जोड़ोगे तो 0 6 2 8 3 और 1 4 और 1 1480 ग्राम, यानी कि 1 किलो 480 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, इसका दशमलव रूप बताना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 सही 5 बटे 10, तो कितना हो जाएगा ये 250, यानी कि 255 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 25.5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक मेज 120 में खरीदी और 150 में बिक गई, उसका लाभ। तो देखो आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य कितना है 120 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 150, तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 30 रुपए का लाभ होगा। तो ऐसे निकाल लेते हैं, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है, आप कहेंगे लाभ 30 रुपए का है, क्रय मूल्य कितना है 120 रुपए का, गुणा 100। 30 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आप कहेंगे 25% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लाभ प्रतिशत 120 में खरीदी, 150 में बिक गई, तो लाभ कितना होगा, आप कहेंगे 30 रुपए का लाभ। 30 रुपए का लाभ किस पर होगा, 120 रुपए पे, तो 100 पे कितना होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, 35, 80 और 160 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक हम अभाज्य गुणनफल विधि से निकाल सकते हैं या फिर भाग विधि से। आइए भाग विधि से समझाते हैं आपको। अभाज्य गुणनफल विधि से आपको सिखा चुका हूं, अब भाग विधि। सबसे पहले 35 और 80 को सॉल्व करें। 35 और 80 को अगर हम भाग विधि से सॉल्व करें, 35 दूनी 70, 10 35, 30 5 और 10, 5 दूनी 10, यानी 35 और 80 का महासपा कितना आया 5। अब जो भी महासपा आया 5 उसको इससे भाग देंगे 160, तो कितनी बार जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 बार जाएगा। 5 3 15, हाँ, तो आखिरी में क्या बचा 5 बचा, तो इसका महासपा कितना आएगा 5 आएगा। इसका महासपा कितना आएगा, महत्तम समावर्तक कितना आएगा 5 आएगा। ये भाग विधि है। ठीक है, और अभाज्य गुणनफल विधि में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन,
9, 0, 3, 5 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है? हमारे पास अंक कितने हैं? 9, 0, 3, 5 और 7। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 7, 5, 3 और 0। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 3, 0, 5, 7 और 9। घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे बचे 14, 14 में से 5 गया आप कहेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 6, 9 में से 3 गया 6, 6, 6, 9, 5, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6, 6, 9, 5, 1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन, सिंपली गुणा करनी है तो बहुत आसान सा है। आइए देखते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं। 320.7 गुणा 10 गुणा 0.1 गुणा 0.001। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे ये हो जाएगा 10, और ये पॉइंट हटाएंगे ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये तो 1 बन जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना होगा? 320, 7 और कितने 0? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना होगा? 0.3207, 0.3207। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 40, 90 और 60 से विभाज्य है? सबसे छोटी संख्या पूछ रखी है, आप क्या निकालना है? लसपा, लघुत्तम समावर्त। तो ये निकालते हैं लघुत्तम समावर्त। 40, 90 और 60, 40, 60, 90 का 40, 60 और 90 का लघुत्तम समावर्त निकालते हैं। 2 से काटेंगे 20, फिर हो जाएगा 30 और फिर हो जाएगा 45। 5 से काटेंगे 5 का 20, 5 का 30, 5 ने 45। 3 से काटेंगे 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 3। फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 3 और फिर 3 से काटेंगे 1, 1 और 1। आइए मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 और 3 की मल्टीप्लाई 0, 3 दूनी 6 और 360। तो कितना आया लासपा? आपका आया लासपा 360। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत आसानी से लासपा निकालना है, लासपा निकालना आपको आता ही है। ठीक है, ग्यारहवां क्वेश्चन, एक आदमी ने 550 में एक टेबल खरीदी और 250 रुपए उसकी मरम्मत और पॉलिश पर खर्च किए। उसने उसे 1000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, जब भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ऊपरी खर्चा होता है, जैसे मरम्मत पर, रिपेयरिंग पर, मरम्मत पर, आपका किराए पर, तो उसको क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो आइए देखते हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे 550 प्लस 250। क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य होगा 550 प्लस 250, यानी 500 दो 700, यानी कि 800 रुपए। वो विक्रय मूल्य कितना है? आप कहेंगे 1000 रुपए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 1000 माइनस 800, यानी कि 200 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, 800 रुपए में पड़ी और 1000 रुपए में बिक गई, 200 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत, ये मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं। लाभ प्रतिशत कितना हो गया? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना हुआ? 200 रुपए का। क्रय मूल्य कितने रुपए का? 800 रुपए का, गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 4 और 4 से काटोगे तो 25। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आप कहेंगे 25% का लाभ हुआ।
ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे कि 800 रुपए खरीदी, कोई चीज़ खरीदी गई, 1000 रुपए बिक गई, 200 रुपए में आप ऐसे भी कर सकते हैं। 200 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ, क्रैमूल कितना है 800 रुपए, तो 100 पे कितना, 200 से काटोगे 4 और 4 से काटोगे 25। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 25%, क्योंकि आपको कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ सही ऑप्शन पर टिक करना है, तो आप इस प्रकार बड़ी आसानी से चीज़ें हल कर सकते हैं। ये मैं आपको हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, एक बात को समझाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी, आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को हल तुरंत हल कर लेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन। साठ गुणा 12 गुणा 10 बट इंटू एक्स 72,000। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करें, 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो 60 गुणा 12 गुणा 10 गुणा एक्स इज इक्वल टू 72,000। तो 12 छंग 72, 720 यानी कि हो जाएगा 7200, गुणा एक्स इज इक्वल टू 72,000। एक्स का मान निकालना है, इसको भाग में ले जाओ, 72,000 बटे 7200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 72 से काटोगे 10 बार आएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एक्स का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल होगा। 12 की 60 से मल्टीप्लाई करो 720, 720 की 10 से मल्टीप्लाई करो 7200। ठीक है, वो 10 से भाग देंगे तो 10 आंसर आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन की ओर। एक सुपरफास्ट ट्रेन 3 घंटे 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन की गति क्या है। गति बताना है, गति क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन दूरी कितनी है, 305 किलोमीटर, समय आपका घंटे में होना चाहिए, लेकिन 3 घंटे 30 मिनट में दे रखा है, तो इसका मतलब इसको घंटे में परिवर्तित करना होगा। कैसे करना होगा, पहले समय को घंटे में परिवर्तित करते हैं। तो समय कितना है, समय है आपका 3 घंटे प्लस 30 मिनट। मिनट को घंटों में कैसे परिवर्तित करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो इसको भाग दे दो 60 से, 3 प्लस 30 बटे 60 कितना हुआ, 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 2, 3 दूनी 6 यानी कि 7 बटे 2 घंटे। कितने घंटे हुए, 7 बटे 2 घंटे हो गए। अब हम निकाल सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 350, समय कितना है 7 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 300 बटे 7 गुणा 2, 7 पंजे 35, 50 गुणा 2 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कितनी होगी चाल, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले इस कोष्ठक को हल करना है और उसके बाद गुणा कर देना, सिंपल है। सबसे पहले ऐड करते हैं 2.2 3.7 6.1, 6 7 2 9 और 1 10, 6 और 3 9 2 9 2 9 और 2 11 और 1 12। अब 12 की किससे गुणा करें, 0.8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 और 1 9, 9.6, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बी ऑप्शन, 8 दूनी 16 8 और 1 9, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो। सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे, सारों को ऐड करेंगे, सारों को जोड़ेंगे और फिर उसकी 0.8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। पंद्रहवां क्वेश्चन। उस घन का आयतन क्या है जिसका एक किनारा एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन। आयतन कितना होता है, आयतन होता है घन का, घन का आयतन होता है भुजा का घन, भुजा का घन, यानी कि 6 का घन। कितना होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 36 गुणा 6,
6 छंग 36 और 6 तिया 18 और 216, तो कितना होगा 216, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिंपली आप लेना, घर लेना है, 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, पांचवी कक्षा में 50 विद्यार्थियों में 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कुल लड़कियां कितनी हैं, आप कहेंगे 50 लड़कियां हैं, 50 बच्चे हैं, विद्यार्थी कितने हैं 50, लड़कियां कितनी हैं 20, तो प्रतिशत 100 से गुणा करो, 20 दूनी 100, 20 दूनी 40, यानी कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, 2 किलो 350 ग्राम चीनी से कितनी मिठाइयाँ बन सकती हैं यदि 1 किलो चीनी से 20 किलो मिठाई बन सकती है। देखो, अगर 1 किलो चीनी से 20 किलो मिठाई बन सकती है तो 2 किलो चीनी से कितने किलो मिल जाएंगे, आप कहेंगे 40 किलो, आप कहेंगे 40 किलो मिठाई बन सकती है। अब आया 350 ग्राम, 350, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, यानी कि अगर आप कहेंगे कि 1000 ग्राम चीनी से कितने किलो मिठाई बन सकती है, आप कहेंगे 20 किलो, तो 1 से कितनी बनेगी, आप कहेंगे 20/1000, और 350 से कितनी बनेगी, 350 ग्राम से कितनी बनेगी, आप कहेंगे 20, आप कहेंगे 20/1000 गुणा 350, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 कटा, यानी कि 7 किलो मिठाई बनेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 किलो चीनी से तो 40 किलो मिठाई बन रही है, और 350 ग्राम चीनी से 7 किलो मिठाई बन रही है, तो टोटल कितनी मिठाई बन रही है, 40 + 7 यानी कि 47 किलोग्राम मिठाई बन रही है। यानी कि 2 किलो 350 ग्राम से कितने किलो मिठाई बन रही है, 47 किलो मिठाई बन रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, एक आदमी ने 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन केले खरीदे, तो 10 दर्जन केले उसने कितने रुपए खरीदे, आप कहेंगे 10 दर्जन यानी कि 120 केले उसने 500 रुपए के खरीदे। एक दर्जन की कीमत 50 रुपए थी, तो 10 दर्जन की कीमत 500 रुपए हो गई, यानी कि 10 दर्जन का मतलब 120, एक दर्जन में 12 होते हैं, 120 केले 500 रुपए में खरीदे। 8 केले खराब हो गए, शेष को यानी कि 112 बचे, 8 केले खराब हो गए, 112 बचे, और शेष को उसने 10 रुपए प्रति केले के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 1120 रुपए में उसने बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 1120 रुपए में। शुद्ध लाभ, 500 रुपए में खरीदा, 1120 रुपए में बेच दिया, लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। कितने का लाभ होगा, घटा लीजिए, 1120 में से 500 घटा लीजिए, तो 0 2 11 में से 5 गया, यानी कि 620 रुपए का लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 620 रुपए का। 1120 में से 500 घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा, 620 रुपए का उसे लाभ होगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सिंपल है, एक दर्जन की कीमत 50 रुपए, 10 दर्जन की कीमत 500 रुपए होगी, 500 रुपए में उसने खेत खरीदे, 8 खराब हो गए, कितने बचे, 112 बचे, हर केले को उसने 10 रुपए में बेच दिया, तो 112 केले को 1120 रुपए में, 500 रुपए में खरीदा, 1120 रुपए में बेच दिया, 620 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन। एक बैंक सावधि जमा पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 3 साल के लिए 1,20,000 की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है, बहुत आसान है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। साधारण ब्याज यानी कि एसआई से डिनोट करते हैं। मूलधन कितना है, 12 1 2 3 4 0। दर कितनी है, दर है 8। समय कितना है, 3/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, तो 12 1 0 8 24 2 0 0 2 0। 24 और 12 की गुणा करेंगे तो देखते कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 और 2, यानी कि 8 8 और 2,
यानी कि साधारण ब्याज एसआई से प्रदर्शित करते हैं, कितना हो जाएगा 28,800 रुपये। 28,800 रुपये यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 28,800 रुपये हमारा साधारण ब्याज होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक मैदान 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बहुत आसान है, एक 12 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये आयत है, तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना होगा? 12 गुणा 10 यानी कि 120 मीटर स्क्वायर, यह आपका हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप कितना होगा? परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, आप जानते होंगे, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 10, यानी कि 2 गुणा 22 यानी कि 44 मीटर, यानी कि क्षेत्रफल कितना? 120 मीटर स्क्वायर, परिमाप कितना है? 44 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अनुच्छेद है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। सच्चा मित्र बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से पाया जाता है। 2 पक्के मित्रों की एक मशहूर कहानी है। एक राजा के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण और एक गरीब ब्राह्मण सुदामा के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, दोस्ती थी, है ना। वे आचार्य संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। वे एक साथ पढ़ते और खेलते थे। दोनों आचार्य की सेवा किया करते थे। वे जंगल से लकड़ी लाते थे, वे घर का सारा काम करते थे। घर का मतलब गुरुकुल का। आचार्य संदीपनी और उनकी पत्नी उनसे बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो अपने घर लौट आए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद था। अब इसमें प्रश्नोत्तर है, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक दूसरे के पक्के मित्र कौन थे? तो श्री कृष्ण और सुदामा जी, है ना। कृष्ण और सुदामा। सुदामा डैश थे, कैसे थे? वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, गरीब परिवार से आते थे। कृष्ण और सुदामा डैश पढ़ते थे, आचार्य संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। संदीपनी और उनकी पत्नी किससे प्यार करते थे? कृष्ण और सुदामा से बहुत प्रेम करते थे। वो अपने बच्चों के जैसा रखते थे। वो अध्ययन समाप्त करने के बाद कृष्ण और सुदामा कहाँ लौट गए? तो वो अपने घर लौट गए। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं हम। अगला अनुच्छेद क्या है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, मतलब स्टेट है। ओके, किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया के हिसाब से कौन है? राजस्थान। लखनऊ इसकी राजधानी है। यह एक पुराना ऐतिहासिक शहर है। इसे सुसंस्कृत शहर के रूप में जाना जाता है। पुराने दिनों में इसे लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। लखनऊ को क्या कहा जाता? लक्ष्मणपुरी। इसका नाम एक महान नायक लक्ष्मण के नाम पर रखा गया था। यहाँ बहुत बड़े बाजार हैं। अमीनाबाद और हजरतगंज बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बाजारों में हमेशा भीड़ रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। पुराने दिनों में लखनऊ को क्या कहा जाता था? लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। लखनऊ का बाजार क्या है? बड़ा है, छोटा है, लंबा है? इनमें से कोई नहीं, तो वो बाजार बड़ा है। और यहाँ बहुत प्रसिद्ध डैश है, क्या है? अमीनाबाद और हजरतगंज। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध बड़े बाजार हैं। यहाँ बड़े क्या है? दुकानें, बाजार, सड़क या मैदान। तो यहाँ पर बाजार जो है वो कैसे हैं? बड़े हैं। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है?
हम दिनों और महीनों की मदद से समय की गणना करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इस अवधि को एक साल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक साल। एक साल में 12 महीने होते हैं। हर महीने का अपना नाम होता है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। फरवरी में केवल 28 दिन होते हैं। वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। जनवरी पहला महीना होता है और दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ठंडे महीने हैं, जबकि मार्च, अप्रैल, मई, जून गर्म महीने हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बारिश होती है। यह काल वर्षा ऋतु का होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है। रविवार को छुट्टी होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक वर्ष में 52 यानी कि 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 डेज होते हैं। पर जो लीप ईयर होता है, यानी कि हर 4 साल के बाद जो एक बार आता है, जैसे 2000 में आया था, 2004, 8, 12, 16, 20, फिर 24 में आएगा, फिर 28 में, इस तरह से। तो यहाँ पर इस प्रकार से महीनों के नाम रहते हैं। ओके, अब प्रश्नोत्तर को देखते हैं कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती है। डैश 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। कुछ महीनों में कैसे दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 35 दिन होते हैं। तो कुछ महीनों में 30 होते हैं और कुछ में कैसे होते हैं? 31 होते हैं। लेकिन गद्यांश के अनुसार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुछ महीनों में। यहाँ पर लाइनें जो लिखी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें कहना है। लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? लेकिन कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही आंसर। 31 दिन होते हैं। डैश साल की शुरुआत होती है, तो साल की शुरुआत कब से होती है? ये होती है जनवरी से। ओके, अगला अनुच्छेद क्या है हमारे पास? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ये बहुत ही सिंपल है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगला अनुच्छेद है, भगवान ने क्या बनाया बेटा? भगवान ने संसार बनाया। मनुष्य, पशु, जानवर और पक्षी सभी उसकी संतान है। पशु अनेक प्रकार से हमारी सेवा करते हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम में से कई लोग उनके प्रति बहुत क्रूर होते हैं, बेचारों को मारते पीटते हैं। ठीक है, जानवर बेचारे गूंगे होते हैं, मूक प्राणी होते हैं, बोल नहीं सकते, अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं सकते, इसलिए वे विरोध नहीं कर सकते, वे चुपचाप सहन करते रहते हैं, सहते हैं। जानवर के प्रति क्रूरता अनैतिक है, मतलब ये नीति युक्त नहीं है, ये अनैतिक है। हमें उन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए, बीमार होने पर उन्हें दवाइयाँ देनी चाहिए। अगर हम उनके प्रति दयालु नहीं हैं, दया का भाव नहीं रखते हैं, तो भगवान हम पर कभी दया नहीं करेंगे। हमारे जानवर हमारे दोस्त हैं, वो हमारे सहायक हैं, उन्हें हमारी सहानुभूति की भी ज़रूरत है। चलिए, भगवान ने क्या बनाया भाई? भगवान ने सबसे पहले संसार बनाया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि भगवान ने संसार बनाया। दुनिया में कौन है? मनुष्य, जानवर, पशु और पक्षी, या फिर ये सभी? तो ये सभी है यहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में पशु होते हैं गूंगे, चालाक, ताकतवर, या इनमें से कोई नहीं। तो पशु कैसे होते हैं? बेचारे गूंगे होते हैं, मूक प्राणी होते हैं पशु। तो 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। पशु, सॉरी ये गलत कर दिया, ये 18 का क्या हो जाएगा? पशु गूंगे होते हैं, हमें पशु को डैश खिलाना चाहिए, घास, अच्छा, ब्रेड या फिर खाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको? यहाँ पर आ जाएगा आपको अच्छा खाना खिलाना चाहिए यहाँ पर। तो 19 का हो जाएगा यहाँ पर हमें पशुओं को अच्छा क्या खिलाना चाहिए? खाना। हमें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए, तो अच्छा खाना हमें खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा खाना।
अच्छा खाना तो हम कह सकते हैं डी हो जाएगा, या तो खाना लिख दो या फिर अच्छा खाना खिला दो। अच्छा खाना लिखा होता तो पूरा वो कर देते, सिर्फ अच्छा खिलाना चाहिए या फिर खाना खिलाना चाहिए, तो खाना यहाँ पर सही है। उसके बाद में जानवर का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो जानवर का क्या हो जाएगा, जानवरों, जानवरों नहीं होगा, जानवर नहीं होगा, जानवरों हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ सारे अनुच्छेद अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए।